नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में संकट लगातार बरकरार है, लेकिन इस संकट की घड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनातनी बनती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर ईरान को धमकी देते हुए कहा कि ईरानी जहाज अगर उनके समुद्र के लिए परेशानी खड़ी करते हैं तो उन्हें उड़ा देने को कह दिया गया है। कोरोना से त्रस्त अमेरिका इस खतरनाक वायरस से आपको हम बता दें कि लड़ तो रहा ही है, लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट के जरिए ईरान को चेताते हुए कहा है कि उन्होंने आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना तक से उन्होंने कह दिया कि अगर समुद्र में ईरानी जहाज उनके जहाज को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें नष्ट कर दिया जाए। अमेरिका और ईरान दोनों ही देश कोरोना से बेहद प्रभावित रहे, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते कभी सामान्य नहीं रहे। समुद्र में दोनों देशों के बीच बने तनाव के बीच अमेरिका के सैन्य प्रमुखों ने ईरान पर भड़काऊ कार्रवाई करने का आरोप लगाया। ट्रंप के धमकी के जवाब में ईरान ने कहा कि पूरी दुनिया आज कोरोना से जूझ रही है और इस महामारी की वजह से हमारा देश मुश्किल हालातों में है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति को हमें धमकाने के बजाय इस वायरस से बचाने में मदद करनी चाहिए। तो अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे एक एकेडमिक सेशन के लिए सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है और यह फैसला वॉशिंगटन डीसी समेत देश के कम से कम 37 राज्यों में लागू किया गया है। अमेरिका ने संक्रमण पर काबू पाने के लिए यह फैसला लिया और अब सवाल यह है कि क्या भारत में भी ऐसे हालात बन सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश गवर्नर ने आदेश दिए हैं कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में राज्यव्यापी स्कूल बंदी मददगार साबित होगी। आपको बता दें कि 37 राज्यों में यह नियम लागू करने की सिफारिश की गई है, तो वहीं अमेरिका के कई राज्य कह रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए स्कूल खोल सकते हैं। लेकिन जिस तरह के हालात हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका में इस एकेडमिक सेशन में स्प्रिंग सीजन में शायद ही स्टूडेंट स्कूल जाएंगे। अमेरिका की संघीय सरकार ने भी अमेरिका को विभिन्न चरणों में फिर से स्कूल खोलने के लिए नए गाइडलाइन जारी किए हैं, लेकिन स्कूल के खुलने पर यह प्रतिबंध जारी रहेगा। आपको बता दें कि फ्लोरिडा, टेक्सास और वॉशिंगटन के साथ ही वॉशिंगटन डीसी समेत कई राज्यों ने इसके आदेश जारी किए हैं कि छात्र घर पर रहकर पढ़ाई करें। फ्लोरिडा राज्य ने कहा कि संघीय सरकार का यह निर्णय काफी सराहनीय है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर चेतावनी जारी की है कि कोरोना वायरस मानव समुदाय के साथ लंबे वक्त तक रहेगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य संबंधी संस्था ने कहा कि अफ्रीका, सेंट्रल और दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्सों में महामारी की शुरुआत में खतरनाक ट्रेंड देखने को मिले। तो वहीं इसके शीर्ष अधिकारियों ने वैश्विक यात्रा से प्रतिबंध हटाने में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस गैब्रियस ने वर्चुअल ब्रीफिंग के जरिए बताया कि कई देशों में महामारी अभी शुरुआती चरणों में है और जहां इस महामारी की शुरुआत हुई थी वहां दोबारा इसके मामले देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें बहुत आगे जाना है और यह सुनिश्चित करें कि कोई गलती ना हो। यह वायरस हमारे साथ लंबे वक्त तक रहेगा और आपको बता दें कि WHO ने 2 दिन पहले ही चेताया था कि कोरोना वायरस से जुड़ा संकट आगे और बुरा रूप लेने जा रहा है। हालांकि WHO चीफ ने यह नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वायरस का संकट और गंभीर होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने अधिकारियों के साथ कई विषयों पर चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से कहा कि जिन जनपदों में 20 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस मिले वहां वरिष्ठ अधिकारी कैंप करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कम्युनिटी किचन की भी समीक्षा की। आपको बता दें कि अवनीश अवस्थी ने कहा 20 और 20 से अधिक मरीजों वाले अभी 15 जिले प्रदेश में हैं। तो वहीं दूसरे चक्र में भी बड़े स्तर पर खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है, जहां नए राशन कार्ड धारकों को भी राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है।
तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता मनीष मिश्रा फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनीष जी, जिस प्रकार से आज अवनीश अवस्थी जी ने अपनी प्रेस वार्ता करी है, उसमें उन्होंने ज्यादा जो जोर दिया है वो एक तो जो गन्ना किसान है उनके भुगतान को लेकर उन्होंने कहा है, और दूसरा जो भी अब आगे आने वाले दूसरे चक्र में क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसके बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वो समीक्षा की है और उनका सबसे जो आपने जैसा कि भी बताया भी कि सबसे पहले फोकस है उनका कि लैब टेस्टिंग बढ़ाई जाए ज्यादा से ज्यादा, वो जरूरी है। साथ ही उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन की कड़ाई से पालन करने के लिए और सभी जितनी भी ये इस समय सभी योजनाओं की उन्होंने समीक्षा की, चाहे वो राशन वितरण करने का हो, आवश्यक वस्तुओं का हो, चाहे मनरेगा के जो मजदूर हैं उनके लिए भी कहा गया कि 1200 करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से आ गए हैं। साथ ही जो कोटा से बच्चे आए हैं उनको क्वारंटाइन करके रखा गया है, उनकी भी समीक्षा हुई, उनके भी चेक टेस्ट कराने की बात आई, पूल टेस्टिंग को और ज्यादा बढ़ाने की बात कही है। साथ ही जहां लैब नहीं है वहां पे लैब को बढ़ाया जाए, कोविड फंड का इस्तेमाल करके उन हॉस्पिटलों को अपग्रेड किया जाए। और ये एक बात उन्होंने कही कि जहां जिस जिले में 20 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वहां पर स्वास्थ्य विभाग के और पुलिस के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एक सप्ताह कैंप करेंगे और ग्राउंड पे जाके पूरी हालात पर नजर रखेंगे और उसकी निगरानी मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे। एक बात जो और सबसे बड़ी अहम है वो ये कि मुख्यमंत्री ने, जैसा कि अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी, कि मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो आज हमारे प्रदेश की जो आबादी है लगभग 25 करोड़ से ऊपर है और अगर ये केस नियंत्रित है चीज है तो उसमें मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका है। लगातार वो निगरानी कर रहे हैं और जो टेस्टिंग है डे 1 से, यानी कि कम्युनिटिव टेस्ट के हिसाब से अगर माने तो उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, जो 3200 के प्रतिदिन सैंपल जो है वो टेस्ट किए जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि टेस्टिंग के बारे में कितनी तेजी, मतलब कितनी तत्परता से काम हो रहा है ताकि कोरोना पे नियंत्रण किया जा सके और लॉकडाउन का पालन भी किया जा सके। तो कहीं न कहीं जागरूकता, निगरानी, लैब टेस्ट, लैबों की संख्या बढ़ाना, लगातार उसको अपग्रेड करते रहना का परिणाम है कि ये परिणाम जो है अब वो काफी सुखद है। 11 जिले वो कोरोना मुक्त हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ की कोरोना के कोई भी केस नहीं थे, जितने लोग क्वारंटाइन में थे उनको घर भेजा जा चुका है जी। तो कुल मिला के ये स्थिति। बिल्कुल मनीष जी, और दूसरी एक और मुख्य बात अवनीश अवस्थी जी ने अपनी प्रेस वार्ता में कही कि 4835 श्रमिकों से पूर्वांचल एक्सप्रेस के साथ में काम शुरू हुआ है, तो वही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का भी काम शुरू किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस प्रकार से इन सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया है, उसके साथ ही 161 योजनाओं पर पीडब्ल्यूडी ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये भी सारी बातें उन्होंने कही। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? हाँ बिल्कुल, देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है इसका बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का भी काम हो रहा है। तो जो 4000 से ऊपर की मशीनों का इस्तेमाल, जैसा कि उन्होंने बताया, यूपीडा अवनीश अवस्थी जी प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव सूचना के साथ साथ वो यूपीडा के चेयरमैन भी है, जो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे निर्माण एजेंसी है जी। तो चूंकि पूरी निगरानी उन्हीं को करनी होती है, तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी उपलब्धि और खुशी की बात है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में 4000 से ऊपर की मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है ताकि काम तेजी से बढ़े। और चूंकि सरकार ने वादा किया है कि दिवाली के पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को उत्तर प्रदेश की आम जनता को गिफ्ट के रूप में देना है, तो कहीं न कहीं कोरोना की वजह से जो काम रुका था वो शुरू हो चुका है और काफी संख्या में मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है ताकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का काम न रुके। साथ ही बुंदेलखंड के एक्सप्रेस वे का भी काम शुरू कर दिया गया है। तो कुल मिला के मतलब यही है कि जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, जो लोग प्रवासी आए हैं, उनको भी इस्तेमाल हो, उनको भी रोजगार दिया जाए, उनको भी आर्थिक रूप से कठिनाई ना हो और साथ ही सरकार की जो तमाम विकास योजनाएं हैं वो चलती है जी। बिल्कुल, और गन्ना भुगतान के बारे में भी उन्होंने बताया कि 16,413 करोड़ के गन्ने का भुगतान कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए कि लगातार 3 सालों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काफी बड़ा काम किया है जी। गन्ना का जो भुगतान था काफी बड़े पैमाने, काफी सालों से बकाया था, उसको काफी हद तक कम कर दिया और इस बार 16,000 से ऊपर गन्ने का भुगतान करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से जहाँ चीनी मिले पूरी तरह से ठप हैं, बंद हैं, ऐसे हालात में भुगतान करना, किसानों तक पैसों को पहुंचाना और साथ ही चीनी मिलों को भी चालू किया गया है कि ताकि चीनी का उत्पादन न रुके और आवश्यक वस्तुओं में चूंकि चीनी का प्रयोग
एक बड़े पैमाने पे बड़ी आबादी करती है, तो उस पर भी असर ना हो, किसानों को भी कठिनाई ना हो, ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि इतने बड़े पैमाने पे लगभग 16,000 से ऊपर का भुगतान कर दिया गया है। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ मनरेगा कर्मियों के जो रकम है उसे भी ग्राम पंचायतों को मुहैया कराने के लिए कार्य शुरू कर दिए गए हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 681 करोड़ रुपए जो है वो पहले ही दे दिया है। 27,15,000 मनरेगा के जो मजदूर थे उन तक खातों में पैसा पहुंच चुका है। और चूंकि केंद्र का शेयर अब आ चुका है 1,200 करोड़ रुपया, जो केंद्र से जो अनुदान आता है उस राज्यों को, उसमें उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वो 1,200 करोड़ के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हो चुका है। और आज ही ग्राम विकास मंत्री ने उसकी समीक्षा की है कि अब आगे मनरेगा की जो मजदूरी है पंचायतों के जरिए कैसे वो वहां तक पहुंचाया जाए ताकि आगे किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। तो कहते ये कुल मिला के जो ये कदम उत्तर प्रदेश सरकार खास करके जो उठा रही है, और जो मुख्यमंत्री का जो 24/7 मॉनिटरिंग है कि कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, आम आदमी को कोई परेशानी ना हो। लॉकडाउन जरूर है, इसमें कोरोना से बचने के सारे उपाय करते हुए सभी लोगों को जितना हो सके उनको सुविधा दिया जा सके, उनकी चीजों को आसान किया जा सके। और उसी का ये सब उदाहरण है कि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दी गई, गन्ना किसानों के भुगतान कर दिए गए, साथ ही फिर जो आगे की भुगतान की चीज है, प्रक्रिया है, उसको भी शुरू कर दिया गया है जैसे ही केंद्र सरकार से धन प्राप्त हुआ है। जी बिल्कुल मनीष जी, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर मोदी सरकार के आपको बता दें कि जो नया अध्यादेश वो लेकर आए हैं उसको लेकर भी राष्ट्रपति ने उस पर मुहर लगा दी। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी। अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध माना जाएगा। 30 दिन में इसकी जांच पूरी होगी और 1 साल में फैसला आ जाएगा। दरअसल कोरोना काल में कोरोना कर्मवीर बनकर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे देश के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए केंद्र सरकार सुरक्षा कवच बनकर सामने आई है और हमला करने वालों को साफ कह दिया है कि अब और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला करते हुए 1897 से चले आ रहे महामारी कानून में बदलाव का अध्यादेश जारी किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा था कि अगर हमलावरों ने स्वास्थ्य कर्मियों की गाड़ी या दूसरी किसी चीज का नुकसान किया तो उनसे बाजार वैल्यू से दोगुनी कीमत वसूल की जाएगी। अंग्रेजों के जमाने में बने 123 साल पुराने कानून में बड़ा बदलाव करके सरकार ने एक बड़ा संदेश दिया है। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से जब से कोरोना महामारी के बचाव स्वरूप लॉकडाउन जब से लागू किया गया है और कोरोना की जांच के लिए हमारे चिकित्सा कर्मी लगातार ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण बहुतायत में है, वहां पर यह देखा गया है कि ऐसे कई इलाकों में उन चिकित्सा कर्मियों पर और उन चिकित्सा कर्मियों के साथ जो पुलिसकर्मी जाते हैं उन पर पत्थरबाजी या अन्य प्रकार की चीजों के साथ में हमले की घटनाएं सामने आई हैं। अब ऐसी ही घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब एक कानून बना दिया गया है जो कि एक पुराना कानून है, उसमें कुछ बुनियादी परिवर्तन किए गए हैं। तो वही इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता मनीष श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, जिस प्रकार से 123 साल पुराने कानून में बुनियादी बदलाव किए हैं और ये साफ संदेश दे दिया गया है कि अब जो भी हमारे इन कोरोना योद्धाओं के ऊपर हमला करेगा या उनके साथ किसी भी प्रकार की हिंसक घटना को अंजाम देगा, अब उसकी खैर नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि निश्चित तौर पर ये जो अध्यादेश सरकार लाई है इससे कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो 24-24 घंटे अस्पतालों में जूझ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, उनके घावों पे मरहम लगेगा। क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार मारपीट की घटनाएं जिस प्रकार से बढ़ रही थी उससे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी मांग तेज कर दी थी और 22 और 23 को 2 दिन उन्होंने आंदोलन भी रखा था। हालांकि एक दिन पहले जब उनकी गृह मंत्री से वार्ता हुई
तब उन्होंने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। लेकिन जिस प्रकार से 123 साल पुराने कानून को बदला गया है, ये अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगा कि डॉक्टर्स इस पर पूरी तरह से सहमत होंगे, क्योंकि उमंग मैं आपको बताना चाहूंगा जी, न्यूज इंडिया के कई बड़े डॉक्टर से बात हुई, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ उत्तर प्रदेश से भी बिलोंग करते हैं, उनसे भी बात हुई। डॉक्टर्स की जो मुख्य मांग थी उमंग, वो मांग ये थी कि सेंट्रल एक्ट लाया जाए, सेंट्रल एक्ट कानून बना करके लाया जाए, और सरकार ने जो बदलाव किया है 123 साल पुराने कानून में, वो एपिडेमिक एक्ट में किया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो एक्ट मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि 123 साल पहले, जैसा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं, उस समय प्लेग आया था और प्लेग के दौरान महामारी फैली थी और एक कानून एपिडेमिक एक्ट के जरिए बनाया गया था जो डॉक्टर्स की सुरक्षा करता था, और इसमें लगातार बदलाव होते गए और अब एक बड़ा संशोधन सरकार ने किया है और अध्यादेश जारी कर दिया, अधिसूचना भी उसकी जारी कर दी है। लेकिन अभी डॉक्टर्स की जो मांग है वो डॉक्टर्स पसोपेश में है कि जो सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है उस पर वो क्या कहें, इसलिए अभी डॉक्टर्स की आधिकारिक टिप्पणी इस अध्यादेश पर इसलिए नहीं आई है क्योंकि उनके दिमाग में कई भ्रम भी हैं उमंग। मसलन सबसे पहला जो डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम लोगों ने 9 महीने पहले देश में एक बड़ा आंदोलन किया था एक्ट को पास कराने के लिए, जब आपको याद होगा कि कोलकाता में डॉक्टर के साथ मारपीट हुई थी और पूरे देश के डॉक्टर आक्रोशित हो गए थे, जिसके बाद डॉक्टरों की मांग पर एक एक्ट फॉर्मेट हुआ था, ड्राफ्टिंग हुई थी, संसद में पेश नहीं हो पाया था और गृह मंत्रालय ने आपत्ति लगा दी थी और वो वहीं पे सारा प्रोसेस रुक गया था। जिसके बाद जब कोरोना महामारी आई और लगातार फिर से डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ी, तो जो डॉक्टरों की सुप्रीम एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसने अपना रुख सख्त किया और सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी और सेंट्रल स्पेशल एक्ट नहीं आएगा तो हम जो है इसका विरोध करेंगे। सरकार ने फौरी तौर पे मरहम तो लगाया है, लेकिन उनकी मुख्य मांग ये थी कि संसद में इसको पारित किया जाए और इसमें अभी भी जो निजी डॉक्टर्स हैं उनको लेकर के संशय है। तो ऐसे में आईएमए के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि क्या ये एक्ट केवल सरकारी डॉक्टर्स पे लागू होगा। दूसरा, इसमें कई और चीजें हैं कि जो एसोसिएशन का ये कहना है कि इसको एपिडेमिक एक्ट के रूप में ना लाया जाए और जितने भी एनजीओज और जो ऐसे चिकित्सीय उपक्रम हैं उनको भी इसके दायरे में लाया जाए, क्योंकि अभी चूंकि कोरोना चल रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में वकीलों के लिए जिस प्रकार से सरकार ने बोला है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील जो अभी खाली उनको हम 5,000 रुपए देंगे, उस प्रकार से कोई ऐसा पैकेज भी डॉक्टर्स के लिए घोषित किया जाए। इसके अलावा दूसरा, डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अभी चूंकि निजी क्षेत्र में जब कोरोना संक्रमित मिलता है तो आप जो है सीज कर देते हैं उस पूरे संस्थान को, लेकिन सरकारी को नहीं सीज करते हैं। तीसरा, डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि ये जो एक्ट है इसको महामारी कानून से हटा करके सेंट्रल एक्ट में तब्दील किया जाए। इसलिए अभी तक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। उमंग जी बिल्कुल मनीष जी, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आपको बता दें कि एक बार पीपीई किट की कमी और खराब गुणवत्ता का सवाल उठाया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने पीपीई किट की खराब क्वालिटी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देश में कोरोना टेस्टिंग अभी बहुत कम संख्या में हो रही है और ये काफी गंभीर बात है। वहीं उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने बार बार प्रधानमंत्री से कहा कि टेस्टिंग का कोई विकल्प नहीं है, इसके बावजूद टेस्टिंग कम हो रही है और पीपीई किट भी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। इसको लेकर हमने काफी सुझाव भी दिए, लेकिन सरकार उनको अमल में लाने के लिए कोई सक्रियता नहीं दिखा रही। वहीं बैठक में सोनिया गांधी ने मांग की कि गरीबों, मजदूरों, किसानों के खाते में तुरंत 7,500 रुपए ट्रांसफर किए जाए और इसके साथ ही मजदूरों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए तुरंत कदम उठाए जाए। सोनिया ने कहा कि हमें कोरोना वॉरियर्स को सलाम करना चाहिए और तमाम हेल्थ वर्कर जो बिना जरूरी मेडिकल उपकरण के भी फील्ड पर काम कर रहे हैं उनकी भी हिम्मत काबिल तारीफ है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा फोन लाइन पर जुड़े।
नीरज, जिस प्रकार से आज सोनिया गांधी ने CWC की मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, या यूं कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के ऊपर कुछ सवाल भी दागे हैं और उनको कुछ सलाह भी दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? जी देखिए, बिल्कुल इस समय जो भी सवाल या जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है, और अगर कोई चीज जानकारी दी जा रही है या सरकार को आगाह किया जा रहा है तो ये विपक्ष का एक कर्तव्य है। और उसी तरह से सोनिया गांधी ने जो तमाम सवाल रखे हैं इस बैठक में, तो वो कहीं से गलत नहीं है, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो कि सबसे बड़ी बात है। और अगर जिस तरह से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हैं, किसी भी पार्टी की सरकारें हों, वो तमाम इंतजाम कर रही हैं प्रदेशवासियों के लिए, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि लोगों की पूरी तरह से देखभाल की जा रही है। जो लोग भूखे हैं उन्हें खाना खिलाया जा रहा है, तमाम पैसों का वितरण भी तमाम राज्य सरकारें कर रही हैं, उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जिनको जो पैसे हैं उनकी जरूरत है। तो राज्य सरकारें अपना धर्म बिल्कुल निभा रही है, और ये विपक्ष का कर्तव्य है कि समय समय पर सरकार को आगाह करते रहे और सरकार की जो भी कमियां हो वो सामने लाए। तो ये विपक्ष का एक बहुत अच्छी बात है और इस बात को सुना भी जा रहा है। बिल्कुल नीरज, बात सही है कि विपक्ष का काम है जो भी सरकार या फिर सत्ता पक्ष जिसे कह सकते हैं, उनको टाइम टाइम पे उनको जरूरी चीजें बताना, क्योंकि विपक्ष भी एक प्रकार से सरकार चलाने में अपना एक अहम योगदान देता है। लेकिन कई बातें सोनिया गांधी ने कही हैं, उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले से हो रही हैं, तो उन चीजों को दोहराने का क्या फायदा हुआ? जी वही बात है कि जो मैंने पहले कहा कि सुझाव अच्छे होते हैं लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करती हैं कुछ बातें कि इसमें राजनीति पक्ष जरूर कहीं ना कहीं ऐड है, क्योंकि विपक्ष का जिस तरह से लगातार आगाह कर रहा है और साथ ही साथ सलाह देने के बाद राजनीति भी कर रहा है, क्योंकि ये ऐसा मौका है कि पूरा देश अगर कहा जाए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया, तो इसके लिए विपक्ष को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और वो इस चीज को सामने भी ला रहा है। और यहीं अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिस तरह से पिता का निधन हुआ और वो उस समय मीटिंग ले रहे थे, और उस मीटिंग में भी वो पूरी मीटिंग करने के बाद ही उन्होंने आगे की कार्रवाई की, और उस निधन में भी नहीं गए, क्योंकि उन्होंने ये संदेश दिया कि तमाम लोग अपने घर के दुख और समस्या में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मैं अगर एक मुख्यमंत्री हूं तो मैं भी एक आम आदमी की तरह ही कार्यशैली रखता हूं। तो इस बात का बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को डर भी है कि सत्ता को लेकर के आने वाले चुनाव में कहीं इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को न मिल जाए। तो इस बात का भी डर देखने को मिल रहा है, जिस तरह की बातें लगातार हो रही हैं। जी बिल्कुल नीरज, और दूसरी एक और मुख्य बात आज सोनिया गांधी ने कही कि 7,500 रुपये गरीब मजदूर या फिर किसान के खाते में डालने की बात कही। तो ये काम तो राज्य सरकारें भी कर सकती है, और कई राज्य सरकारों ने सत्ता में आने से पहले इस तरह की बातें भी कही थी। तो फिर ये राशि केंद्र से मांगने की क्या जरूरत है? यही बात है कि कहीं ना कहीं इस तरह की बातों से राजनीति झलकती है, और राजनीतिक माइलेज के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। जो भी राशियां निर्धारित की गई हैं राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से, वो लोगों तक पहुंच रही हैं। हो सकता है कि 1,000 में से 2 या 5 या 10 लोगों तक वो राशि न पहुंच पा रही हो किसी कारण, लेकिन तमाम लोगों तक वो राशि पहुंच रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो भी बातें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट तौर से, अगर एक एक बात पर हम गौर करें कि कितनी राशि देनी चाहिए, ये काम विपक्ष का नहीं है, ये काम राज्य सरकारें, जितना सरकार के पास धन होता है, धन की उपलब्धता होती है, उसी हिसाब से जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकारें हैं वो डिवाइड करती हैं कि कितने हमारे प्रदेश में गरीब हैं, कितने देश में किसान हैं, उस हिसाब से उसका डिवाइडेशन होता है। तो अगर कोई एक संख्या बताता है तो इससे कहीं ना कहीं किसानों में लालच उत्पन्न होगा, या जो भी लोग हैं कि हमें इतनी राशि चाहिए, 15,000 या 20,000, 10,000, जो भी एक राशि है, तो राज्य सरकारों का ये काम है कि वो एक निर्धारित राशि वो सबके लिए तय करता है और उसी हिसाब से वो सिस्टम चलता रहता है। जी बिल्कुल नीरज, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं देश में कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर भी एक बड़ा असर पड़ा है, और इस बीच गुरुवार को भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया। इस फैसले के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए पर रोक लगा दी गई है। ये रोक 1 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेशों के अनुसार कोरोना वायरस के संकट की वजह से 1 जनवरी 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारी या फिर पेंशनधारी को मिलने वाली डीए की राशि नहीं दी जाएगी। तो वहीं 1 जुलाई 2020 से जो एडिशनल डीए मिलना था उसको भी नहीं दिया जाएगा, और अब
इसके आगे डीए देने का फैसला कब किया जाएगा, ये 1 जुलाई 2021 को साफ होगा। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारी और आपको हम बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। गौरतलब है कि कोरोना संकट की वजह से केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की योजनाओं में कटौती भी की जा रही है और इससे पहले गुरुवार को ही रक्षा बजट में कटौती की बात सामने आई, जहां पर नए प्रोजेक्ट्स की खरीद को कुछ वक्त तक के लिए रोकने की बात कही गई। तो वही कोरोना संकट और लॉकडाउन का असर अब रक्षा सौदों पर भी पड़ा है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय की ओर से तीनों सेनाओं ने अपने आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे रक्षा सौदों को फिलहाल रोकने के लिए कहा है। मंत्रालय का कहना है कि कोविड-19 की वजह से बजट में कटौती को देखते हुए हमने यह फैसला लिया। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सेना, नौसेना और वायुसेना से कहा गया कि जब तक देश में कोविड-19 की स्थिति बनी रहती है तब तक वे अपनी रक्षा डील को रोक दें। तीनों सेनाओं से सभी रक्षा सौदों पर रोक लगाने के लिए कहा गया, जो कि विभिन्न चरणों में है। तीनों सेनाएं अपने आधुनिकीकरण के लिए कई रक्षा सौदों को कर रही है, जो कि विभिन्न चरणों में है। भारतीय वायुसेना फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान और रूस से S-400 वायु रक्षा हथियार प्रणाली के लिए भुगतान करने की प्रक्रिया में है, जबकि सेना भी अमेरिका और रूस सहित विभिन्न देशों से टैंक, आर्टिलरी गन और असॉल्ट राइफल भी ले रही है। तो वहीं नौसेना ने हाल ही में अमेरिका से 24 मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और अब सभी रक्षा डील के सौदों को रोक दिया गया है। तो देश में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में सब एक दिखाई दे रहे हैं। बड़ा हो या छोटा, देश का हर नागरिक कोरोना के खिलाफ किसी ना किसी तरीके से अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, चाहे घर में रहकर कोरोना को हराना ही क्यों ना हो। तो वहीं इस बीच भारत की प्रथम महिला सविता कोविंद भी लोगों की सहायता के लिए खुद मास्क बनाने में अपनी भागीदारी बखूबी निभाते हुए कोरोना से जंग में डटे रहने का संदेश दे रही हैं। प्रथम महिला सविता कोविंद गरीबों के लिए मास्क सिल रही हैं। आपको बता दें कि प्रेसिडेंट एस्टेट की शक्ति हाट में उनके द्वारा मास्क सिले जा रहे हैं और इससे एक संदेश भी जा रहा है कि वैश्विक और राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना मिलकर किया जा सकता है। और यहां से बनाए जा रहे मास्क दिल्ली के आश्रय सुधार बोर्ड के विभिन्न आश्रय घरों में वितरित किए जा रहे हैं। तो चंडीगढ़ पीजीआई में 6 माह की एक कोरोना पॉजिटिव बच्ची के संपर्क में 54 स्टाफ को क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। इन स्टाफ में 18 डॉक्टर भी शामिल हैं। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में बच्ची ओपन हार्ट सर्जरी के लिए दाखिल करवाई गई थी। बच्ची में बुधवार को कोरोना के संक्रमण का पता चला, जिसके बाद स्टाफ को क्वारंटाइन में भेजने का फैसला लिया गया। कोरोना पॉजिटिव पाई गई बच्ची फगवाड़ा की है, जिसे 9 अप्रैल को पीडियाट्रिक सेंटर में भर्ती कराया गया था। इस बच्ची की ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टरों को संक्रमण का पता चला। बच्ची को पैदाइशी दिल की बीमारी है, उसे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है और इससे पहले लुधियाना के एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में उसे 36 दिन के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन स्थिति में कोई सुधार ना होता देख उसे पीजीआई में रेफर कर दिया गया। तो कोरोना के संक्रमण के बीच गर्भवती महिलाओं के लिए ज्यादा रिस्क बना हुआ है। आपको बता दें कि डिलीवरी के दौरान जरा सी भी चूक महिला और बच्चे के लिए भारी पड़ सकती है। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमित महिला की सुरक्षित डिलीवरी हुई है और इसको लेकर चिकित्सकों ने बताया कि महिला और बच्चे की दोनों की हालत अभी स्थिर है। गर्भवती महिला को हावड़ा के फुलेश्वर इलाके स्थित संजीवन हॉस्पिटल में 13 अप्रैल को भर्ती कराया गया था, जहां महिला की रिपोर्ट कोरोना से संक्रमित होने की आई। इसके बाद महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जहां जांच में चिकित्सकों ने बच्चे को तो स्वस्थ बताया है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत महिला के रिश्तेदार उससे नहीं मिल पा रहे हैं और इसको लेकर पूरी तरीके से एहतियात भी बरती जा रही है। इस लॉकडाउन के हालांकि कई नेगेटिव इफेक्ट भी हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए और गौर किया जाए तो इस लॉकडाउन का एक पॉजिटिव इफेक्ट भी आया है और वो ये है कि हमारी प्रकृति में एक बार फिर जीवन संचार शुरू हो चुका है। सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल रही हैं, फैक्ट्री और कारखानों से आसमान को छूने वाला धुआं नहीं निकल रहा है, नदियों में हानिकारक केमिकल नहीं जा रहे हैं और लॉकडाउन ने वो कर दिखाया जिसके बारे में
पूरी दुनिया सिर्फ योजनाएं बनाती रह गई। और इसी कड़ी में एक अच्छी खबर आई है जिसमें नासा की एक सैटेलाइट ने पिछले 20 साल में उत्तरी भारत में सबसे कम एरोसोल का स्तर मापा है। इसके पीछे मुख्य वजह है मानवीय गतिविधियों का कम हो जाना। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो एरोसोल ऐसे बहुत छोटे सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जो विजिबिलिटी कम करने के साथ इंसानों के फेफड़े और दिल को प्रभावित करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।